अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन बेसिकली हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमारी बॉडी सेल साइकिल को कंट्रोल करती है। सेल साइकिल हमारी जो बॉडी के अंदर है वो कंटिन्यूसली चल रहा होता है। बिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, उनमें से 1000 सेल हर रोज़ टूटते हैं, हर रोज़ हमारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं। तो जो नए सेल बनने का प्रोसेस है हम उसे सेल साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। नए सेल जो बनते हैं वो किसी इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर नहीं आते। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हमारी बॉडी के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते हैं सेल, वही सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल बनाते हैं। तो जो सारा प्रोसेस है हमारी बॉडी में ये चल रहा होता है। तो इसको जो रेगुलेट हमारी बॉडी किस तरीके से करती है वो सारे मैकेनिज़्म हम सेल साइकिल रेगुलेशन में पढ़ेंगे। आपने देखा पहले हम बहुत छोटे होते हैं, फिर ऐसा ऐसा हम बड़े हो जाते हैं। ये सेल हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? जी, जो हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वही डिवाइड करते रहते हैं और वो हमारी एक बिलियंस ऑफ सेल का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेल साइकिल को हम दो फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, आई फेज़ के अंदर और एम फेज़ के अंदर। आई फेज़ को हम 3 सब फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं, G1 फेज़, एस फेज़ एंड G2 फेज़। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं एम फेज़। एम फेज़ हमारे पास माइटोटिक फेज़ भी हो सकता है या मियोटिक फेज़, डिपेंड करता है कौन सा डिवीजन हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जो मियोटिक फेज़ है वो हमारा सेक्स सेल्स के अंदर होता है और जो माइटोटिक फेज़ होगा वो हमारा सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक सेक्स सेल्स, एक सोमैटिक सेल्स। जो सेक्स सेल्स होते हैं और उसके अलावा जितनी भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो माइटोसिस हमारी ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस होता है और मियोसिस हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हमारे पास मियोसिस होता है। तो आई फेज़ 2 कंसेक्टिव डिवीजन्स के बीच में होता है, यानी 2 माइटोसिस या 2 मियोसिस के बीच में हमारे पास आई फेज़ होता है जिसके अंदर सेल प्रिपेयर करता है अब डिवीजन के लिए। अब एक सेल है यानी एक मदर सेल होता है, उससे हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। फिर ये 2 डॉटर सेल्स हैं, ये दोबारा सेल साइकिल में जाएंगे, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। तो ये एक सेल से 2 सेल बनने के लिए हमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा ताकि दोनों सेल में सेम डीएनए हो, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हो। ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट करने पड़ते हैं तो ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट हो। डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम जो सेल को चाहिए होते हैं डिवीजन के लिए या उसकी एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो भी सारे हमें डिवीजन से पहले चाहिए। तो वो जो सारे मैकेनिज़्म जो सारी प्रिपरेशन करते हैं सेल डिवीजन के लिए वो G1 से लेकर G2 फेज़ तक। फिर एम फेज़ के अंदर सब कुछ जब बन चुका होता है तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं और इस डिफरेंट पोल की तरफ जाते हैं और हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं। ये जो सारा मैकेनिज़्म है ये तो स्मूथली चलता रहता है, लेकिन फॉर सपोज अगर इन मैकेनिज़्म में कहीं पे भी कोई गलती हो जाती, कोई भी प्रोसेस हो जाता है, अब ये बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है, इसमें गलती हो सकती है, ये नहीं है कि इसमें गलती नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी बॉडी में जो अगर 1000 सेल्स बनते हैं उनमें से क्या पता 100 to 200 सेल्स में गलती डैमेज हो सकता है। लेकिन उस डैमेज को सही करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रिपेयर मैकेनिज़्म होता है, डीएनए को सही करने का डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं अगर बॉडी में अगर सेल के अंदर कोई फॉल्ट होता है। लेकिन ये मैकेनिज़्म तो उस वक्त एक्टिव होते हैं जब इन्हें एक्टिव किया जाता है, जब चेक किया जाएगा कि सेल डैमेज है या नहीं है। तो इस चेक करने के लिए हमारे सेल साइकिल के अंदर डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, यानी कि G1 के बाद चेक पॉइंट होगा, S के बाद चेक पॉइंट होगा, G2 के बाद चेक पॉइंट होगा, M के अंदर चेक पॉइंट होगा, जो चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर, उस फेज़ के ऊपर वो सारी जो फॉर्मेशन होनी थी वो हो चुकी है या नहीं और सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए या नहीं। चेक पॉइंट असल में क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो वो चेक पॉइंट्स पे आकर सिग्नल्स देती हैं कि और फिर सेल डिसाइड करता है उन सिग्नल्स के ऊपर कि वो सेल को डिवाइड अभी करना है या नहीं करना। तो इसी तरह हमारी बॉडी में अगर कोई सेल है उसको 2 सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, एक पॉजिटिव सिग्नल्स एंड नेगेटिव सिग्नल्स। पॉजिटिव सिग्नल्स हमारे सेल को कहते हैं कि अब आपने डिवाइड करना है। नेगेटिव सिग्नल्स होते हैं वो सेल को रोकते हैं डिवीजन से क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पॉजिटिव सिग्नल्स जो हमारी बॉडी में देते हैं वो होते हैं CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंड साइक्लिन्स। जैसे नाम से पता चल रहा है CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और साइक्लिन्स प्रोटीन होती हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एक एंजाइम है
डिफरेंट एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये जब साइक्लिन आकर CDK के साथ अटैच करता है तो ये एक्टिव होता है और ये डिफरेंट टारगेट प्रोटीन्स को एक्टिवेट कराता है ताकि सेल साइकिल को प्रोसीड करवा सकें डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। हर स्टेज की अपनी साइक्लिन होती है और अपनी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंजाइम होता है। एक ही साइक्लिन पूरी सेल साइकिल में नहीं होती, हर स्टेज पर डिफरेंट साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस आकर वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सिग्नल्स भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो देती हैं हमें, जैसे P21, P23, P53, P15 एंड डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं और ATM। हमारी बॉडी में अब हमारे सेल के अंदर कोई डैमेज होगा, DNA डैमेज होगा या ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट नहीं किए या किसी प्रोटीन की कमी है या फिर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हुई अभी तक माइटोसिस के अंदर, तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये सेंस करती हैं उस चीज़ को और आकर हमें और सेल डिवीजन को फर्दर प्रोसीड करने से रोकती हैं। ये जाकर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स बनाती हैं जो कि साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को इनहिबिट कर देता है और जब ये इनहिबिट हो जाएंगी पॉजिटिव सिग्नल तो सेल आगे ग्रो नहीं करेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। और तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि टाइमिंग। कौन से पर्टिकुलर टाइम पर सेल डिसाइड करता है कि अब उसे डिवाइड करना है या नहीं करना, कि ग्रॉस सिग्नल सेल को मिलते हैं उसके बाद सेल डिवाइड करता है या स्टॉप सिग्नल्स अगर सेल को मिल रहे हैं तो उसने स्टॉप करना है या ग्रो करना है। जैसे कि अगर हमें चोट लग जाती है स्किन के ऊपर तो हमारी स्किन दोबारा के 4-5 दिन में दोबारा वैसे ही हो जाएगी। ये तो नहीं कि स्किन के ऊपर और स्किन आ जाएगी या हमारी डबल ट्रिपल लेयर हो जाएगी। तो एक सेल जब सेल को एक स्टॉप सिग्नल मिलता है कि उसके बाद सेल ने ग्रो नहीं करना, तो ये सिग्नल्स और ये स्टॉप सिग्नल्स ये सारे हमारे चेक पॉइंट्स पे चेक किए जाते हैं कि सेल ने अभी ग्रो करना है या नहीं करना। अगर सेल एक डिवाइड हो गया, ये सेल बन गए, अब इन सेल को हमें और डिवाइड नहीं कराना, बॉडी को ज़रूरत नहीं है और सेल्स की, तो ये सेल्स जो हैं वो G1 में आकर G0 फेज़ में एंटर कर जाएंगे। G0 फेज़ रेस्टिंग स्टेज है जिसके अंदर सेल महीनों, सालों या कितने भी हफ्तों रह सकता है जब तक उसे डिवाइड नहीं करना, जब तक इन्वायरमेंट सुटेबल नहीं है या उसको डिवाइड करने की कोई नीड नहीं है। जब दोबारा उसको नीड होगी वो दोबारा G1 में आएगा और उसके बाद G1, S, G2 और M फेज़ में वो डिवाइड कर जाएगा। तो ये अभी हमने इसकी इंट्रोडक्शन देख लिया किस तरीके से CDK और P53 और P23, P21 ये प्रोटीन्स होती हैं, नेगेटिव सिग्नल्स देती हैं, ये पॉजिटिव सिग्नल्स देती हैं और किस तरीके से हमें रेगुलेट सेल को हम रेगुलेट करते हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे सेल साइकिल के अंदर और किस तरीके से CDK और पॉजिटिव सिग्नल्स और नेगेटिव सिग्नल्स सेल को प्रोसीड करवाते हैं डिवीजन के लिए या अरेस्ट करते हैं, सेल को रोकते हैं डिवीजन से। थैंक यू।